हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें अभी तक जो हमने जो है सेट जो है 5 तक क्लियर कर चुके हैं। अब सेट 6 में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला यहाँ पे 251 का नंबर का क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या क्या कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ बनाते हैं और इसी पथ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पे इसको घुमाते हैं इस वस्तु को। तो ये वस्तु जो एक चक्कर पूरा घूम लेगी तो यहाँ पे इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल पॉइंट यानी कि जो इसका प्रथम बिंदु था जहां से स्टार्ट किया था और उसका अंतिम बिंदु वो ही हो जाता है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कि एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम लोग एस से डिनोट करते हैं किसको, विस्थापन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस बराबर 0। और उसके बाद हम लोग कार्य बराबर क्या जानते हैं, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, यानी कि बल को विस्थापन के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है, कार्य निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल एफ होगा और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी कि जो इसका विस्थापन होगा वो कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो एफ इंटू 0 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 0। यानी कार्य यहाँ पे क्या किया गया है, शून्य किया गया है, शून्य काम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि निम्न में से क्या है। तो ध्वनि जो है यानी कि साउंड जो है क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सतहीय लहर, उसके बाद यानी सरफेस वेव, और जो है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक लहर यानी कि मैकेनिकल वेव, या जो है ज्वारीय तरंग यानी कि टाइडल वेव। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है ध्वनि होता है वो यांत्रिक लहर होता है यानी कि मैकेनिकल वेव होता है। कोई भी वस्तु पर ठोकर लगाते हैं तो उसमें जो कंपन होता है, उसी कंपन से ध्वनि का निर्माण होता है। तो इसलिए जो है क्या है कि यांत्रिक लहर है, मैकेनिकल वेव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। जब तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है तब तार के जो है एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा को मल्टीप्लाई करने से T के साथ में, तो हमारा जो यहाँ पे आवेश निकल जाता है। तो Q बराबर IT आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं Q बराबर I यहाँ पे दिया गया है कितना, 1 एम्पियर का, और यहाँ पे समय कितना दिया है, 1 सेकंड में हमको ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ठीक है, या प्रवाहित होंगे। तो यहाँ पे 1 सेकंड का, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 यहाँ पे कूलम का निकलेगा। यानी कि 1 सेकंड में जो है 1 एम्पियर का यदि धारा प्रवाहित होता है तो यहाँ पे 1 कूलम का आवेश होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलम होगा तो जाके 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे कितने कूलम है, 1 कूलम हो रहा है। 1 सेकंड में हमको चाहिए तो 1 कूलम हो रहा है 1 सेकंड में। तो 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना था, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 10⁻19 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू में रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक जीरो यहाँ से कम करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 10⁻18 हो जाएगा। एक 10 यहाँ से बढ़ा देते हैं इधर, मैंने एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो 100 इंटू जो है कितना हो जाएगा, 10 जो है 18 हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा, 16 होगा। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 16 का टेबल 6 बार में 96 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे लगेगा, फिर बचेगा यहाँ पे 4 और 0, फिर एक पॉइंट के चलते एक जीरो लग जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 16 का टेबल 2 बार में 32 हो जाएगा, फिर बचेगा 8, और फिर एक ऑटोमेटिक जीरो लग जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 80 हो जाएगा। तो 16 का टेबल 5 बार में 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 कितना होगा, 18 होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना में, 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻⁻+18 जो है यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन इतने सारे होंगे। ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या हो जाएगा, सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग,
त्वरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि v माइनस यू बाई टी के नाम से जानते हैं त्वरण को, यानी वेग में जितना भी परिवर्तन हुआ उसका दर, दर मतलब उसको समय से डिवाइड करने से, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको समय से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, और उसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, ए के नाम से जानते हैं। ए मतलब होता है एक्सीलरेशन या त्वरण के नाम से उसको जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलाकार दर्पण की जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, उस खोखले गोले का, है ना, केंद्र होता है, जिसका जो है गोलाकार दर्पण एक जो है उसका भाग है, जिस गोलाकार दर्पण का यानी गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है जो खोखले गोले का क्या होता है, उसका केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर बी पे है कि यह एक खोखले गोले का केंद्र होता है और जिसका जो है गोलाकार दर्पण एक जो है क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विभाजोत्तक होगा, यानी कि मेरिस्मेटम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर जो है क्या होता है। तो एक नैनोमीटर जो है वो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है कुछ वर्ड है या कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे नैनोमीटर वगैरह ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पैमाना दिया गया है, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे पहले होता है मिली, तो मिली मतलब होता है, इसको मीटर के टर्म में लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद होता है किलो, यानी कि 10⁻+ प्लस में, यानी कि ऊपर तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में यहाँ पे पावर 3 बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिली के बाद होता है किलो, उसके बाद होता है मेगा, उसके बाद गीगा, उसके बाद टेरा, उसके बाद पेटा, उसके बाद एक्सा, उसके बाद योटा, सॉरी जेटा, उसके बाद जो है योटा यहाँ पे होता है। तो 3 3 करके आगे बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है 10⁻6, तो यहाँ पे 10⁻9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 जो है यहाँ पे इस टाइप से बढ़ते जाएगा। फिर मिलीमीटर, इससे जो है नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे माइक्रो में आता है, और माइक्रो में क्या होता है, मिली में -3 है तो इसमें और जो है 3 3 घटते जाएगा यहाँ पे, तो -3 और घटेगा तो यहाँ पे -6 होगा, फिर -9, फिर इस टाइप से 12 माइनस, इस टाइप से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है, तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, येटो, योक्टो जो है ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना है रियली, कि ऊपर भी जा सकते हैं आप और नीचे भी जा सकते हैं, उसमें पावर जो है 3 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा घोल क्षारीय है इसमें। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कितना जो है हाइड्रोजन प्लस आयन जो है यहाँ पे कितने मोल पर लीटर में है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे क्या होता है 1 × 10⁻⁷ मोल जो है पर लीटर से यदि क्या होता है कम होता है हाइड्रोजन प्लस आयन, तो क्या होता है वो क्षारीय होता है। और हाइड्रोजन प्लस आयन जो है क्या होता है, यदि 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर से क्या होता है अधिक होता है तो वो अम्लीय होता है। और यदि बराबर होता है 1 पॉइंट जो है यहाँ पे, सॉरी 1 × 10⁻⁷ के मोल पर लीटर के, तो वो न्यूट्रल में होता है, यानी कि वो ना तो क्षार होता है ना ही अम्ल होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इंटू जो है 10⁻⁷ मोल पर लीटर के बराबर या उससे, सॉरी उससे कम होना चाहिए, तब जाके वो घोल क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो है 2 कूलम का आवेश जो है 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न जो है करंट कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, Q बराबर IT का, यानी कि आवेश जो है बराबर होता है वो किसके, विद्युत धारा और जो है समय के गुणनफल के बराबर। तो Q यहाँ पे दिया गया है कितना, 2 कूलम आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और बराबर यहाँ पे I, यहाँ पे क्या करना है, करंट कितना उत्पन्न होगा, यानी I हमको ज्ञात करना है, तो I और इंटू जो है समय दिया गया है कितना यहाँ पे 1 सेकंड में, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा 2, I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 I से गुना होगा तो I ही रहेगा, तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 2, और जो है एम्पियर में इसको डिनोट करते हैं धारा को, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को अपर्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से जो है किसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो लाफिंग गैस जो है वो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि N2O होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में जो है 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखाई देता है। तो ये जो है 10वां जो है तत्व ये तीसरे के साथ में डिपेंड कर, यानी तीसरा का जैसा जो है 10वां तत्व का भी जो है गुण उसमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो अष्टक का सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक 8वां तत्व जो है, ये 8 तत्व अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को जो है दोहराते हैं, यानी प्रत्येक 8 तत्व के बाद दोबारा जो है वहाँ पे क्या आते हैं, वही रासायनिक गुण और भौतिक जो है गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है कि इसके हिसाब से जो है प्रत्येक 8वें तत्व जो है पहले तत्व के समान गुण को दिखाते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे खाने का नमक जो है यानी जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, यानी जो सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, वो तो इसको जो है किससे बनता है ये, तो किससे बना होता है, तो ये जो है एक मजबूत अम्ल और जो है मजबूत क्षार का ये मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मजबूत क्षार और एक मजबूत जो है लवण सॉरी अम्ल जो है इसमें जब मिलते हैं या दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो है NaCl बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या जो है N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटोनों की संख्या जो है कितनी होती है। तो प्रोटोन की संख्या जो होती है वो क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या का यहाँ पे वैल्यू दिया है n, यानी परमाणु संख्या को n से नोट किया गया है। तो प्रोटोन की संख्या बराबर जो है यहाँ पे होगा परमाणु की संख्या, यानी p बराबर n। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परमाणु यानी प्रोटोन की संख्या जो होगी वो क्या होगा, परमाणु संख्या के बराबर होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित तत्वों में से जो है किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 3 कोष है यहाँ पे, के से स्टार्ट होता है, KLM इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वाला जो सेल है उसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी भरे हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n² का जो फॉर्मूला होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, सेल को फिल करते हैं। तो पहला सेल लिए तो 1, यहाँ पे 1 का वैल्यू n का वैल्यू जो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 भरा आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे दूसरा वाला जब देखेंगे सेल पे या दूसरे वाले जो कोर्स पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हुआ n की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, तत्व बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने इसका तत्व का जो है यदि क्रमांक माने यहाँ पे मान देखेंगे तो क्रमांक या परमाणु क्रमांक जो है कितना हो जाएगा इसका, 8 8 16 2 18। तो 16 2 18 इसका जो है क्या होगा, परमाणु संख्या होगा, और 18 जो परमाणु संख्या किसका होता है, आर्गन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। यहाँ पे जो है लास्ट तत्व 8 है, लास्ट जो है तत्व का जो है बाहरी कक्षा में जो है इस तत्व का जो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, इसका अष्टक पूरा क्या है, लास्ट वाला जो है इसका कक्षा है उसमें। तो यानी कि ये क्या होगा, एक अक्रिय गैस होगा, अक्रिय गैस में से एक ही है, वो कौन है, आर्गन है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक की इकाई जो है क्या है, तो ये जो होता है एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत प्रवाह की जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का जो पीएच स्तर है वो कितना से जो है इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होता है, 7 से लेकर जो है 7.8 तक रेंज होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। मनुष्य में अनिच्छिक क्रियाएं जो है जैसे कि जो है रक्त का दबाव या जो है लार और जो है उल्टी को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो है किसके द्वारा होता है नियंत्रित, तो मेडुला द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। मान ले कि जो है काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान जो है क्या है और त्रिज्या जो है दोनों पृथ्वी के आधे है, पृथ्वी का क्या है, आधा है उसका त्रिज्या भी और द्रव्यमान भी। तो यहाँ पे देखेंगे यदि पृथ्वी के सतह का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो यहाँ पे त्वरण कितना दिया गया, जी दिया गया। तो यदि जी बराबर हम लोग लिखें तो जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी, यानी ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम बाय जो है आर स्क्वायर होता है, यानी कि त्रिज्या का जो है यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का यहाँ पे त्रिज्या है और यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये फॉर्मूला होता है, जी यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए हम जी को नहीं लिखेंगे। तो पृथ्वी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू एम बाय आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसी को यदि हम लोग क्या करते हैं, सापेक्ष किसके लेते हैं, उस ग्रह का जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, ये काल्पनिक ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जी का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इसका आधा हो जाएगा, यानी कि एम बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि जितना भी पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका आधा हो जाएगा। और त्रिज्या जो है क्या होगा, त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या है, आर है, तो आर बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे एम बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 2m बाई आर स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा, 2m बाई आर स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। लेकिन पहले जी का वैल्यू कितना था, पृथ्वी के सापेक्ष जो पृथ्वी के साथ में इसका जो है कितना था, m बाई आर स्क्वायर था। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो m बाई आर स्क्वायर और इसको गुना हो जाएगा, ये आर रेशियो में नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे यदि हो जाएगा, इसको नीचे में लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर और नीचे में क्या होगा 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट देंगे इसको, आर स्क्वायर कट जाएगा, m और m कट जाएगा, तो बचेगा 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ पे जी ऊपर में क्या था, अर्थ का था और नीचे जो है प्लेनेट का था, तो जी यहाँ पे जी पे लिख देते हैं, यानी प्लेनेट का है। दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, 2 गुना हो गया, कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी जी का कितना होगा, पृथ्वी के सापेक्ष यदि जी है तो इसके यानी कि जो प्लेनेट के उस जो है काल्पनिक प्लेनेट या काल्पनिक ग्रह के सापेक्ष जो है कितना होगा, उसका जी 2 गुना होगा, यानी 2g होगा।
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है और क्योंकि स्प्रिंग जो है संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से जो है क्या जो है होता है, किस तरह का ऊर्जा इसमें पाया जाता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो है एक क्षारीय ऑक्साइड जो है उत्पन्न करेगा। तो क्षारीय ऑक्साइड कब बनता है, जब धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, यानी कि धातु जो भी होगा यहाँ पे ऑप्शन, वो एक धातु होगा, क्या होगा, धातु होगा, और उसका जो यहाँ पे परमाणु संख्या ज्ञात करना है, लिखना है हमको, इसमें जिसका जो है क्या करेगा, ये क्षारीय ऑक्साइड बताएगा, यानी कि धातु होगा वो। तो कौन सा धातु इसमें से है, 17 का देखेंगे विन्यास करेंगे तो 2 8 यहाँ पे 10 हो गया और 7 यहाँ पे 17 हो गया। तो इस टाइप से तो जो भी धातु होते हैं, धातु का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें कितना होता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 देखने को मिलेगा धातु में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, मतलब यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो 2 और 5 में ये टूटेगा, तो इसमें भी जो है 1 से लेकर 3 तक नहीं है, मतलब ये भी हमारा धातु नहीं है, और धातु नहीं होगा तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, अब 20 का बात करते हैं तो 2 8 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इस टाइप से इसका विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2 में। तो इसका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे 1 2 3 में से कोई एक आ रहा है लास्ट वाला कक्षा में, तो इसीलिए ये जो क्या होगा, एक धातु है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अब यदि 6 का देखेंगे तो 6 जो है यहाँ पे 2 और 4 में टूटेगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो चार यहाँ पे तीनों ऑप्शन कट जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए जो है यहाँ पे धातु कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसके ऑक्साइड जो है क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु के सबसे बाह्यतम कोश में जो है 1 से लेकर 3 तक या 3 जो है 1 से लेकर 3 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन धातुओं के संयोजकता जो है कोश में आमतौर पर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन, जिसको हम लोग कंडरा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें यहाँ पे कंडरा यानी टेंडन जो है किसको किसको जोड़ता है, तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और ये यानी कि संयोजी उत्तक है, और ये जो है क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ, यानी कि जो है हमारा मांसपेशी है उसको जो हड्डी के साथ में जोड़ता है। ठीक है, और दूसरा यदि बात करें यहाँ पे लिगामेंट की, तो लिगामेंट यानी कि जो स्नायु होता है वो क्या करता है, ये भी एक कनेक्टिव यानी कि संयोजी जो है उत्तक है, और ये क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन को जो है बोन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक फूल के प्रजनन का भाग जो है कौन सा है यहाँ पे, तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुंकेसर और जो है कार्पल्स होते हैं, ये क्या होता है, प्रजनन का एक भाग होता है। इन प्रजनन जो है का एक भाग कौन सा है यहाँ पे से, पुंकेसर और कार्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग जो है कौन सा इनमें से नहीं है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है जैसे कि रियर व्यू जो है दर्पण के रूप में, तो ये जो है ये नहीं है, ये जो उत्तल दर्पण का काम है, तो उत्तल दर्पण जो है रियर व्यू में लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइट में, सेविंग दर्पण के रूप में, और जो टॉर्चों में, ये तीनों जगह पे क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट के रूप में जो है, या स्वाद के जो है एजेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक पर जाती है और अपनी मूल स्थिति में जो है लौट कर आती है, तो गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण जो है यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जी का मान 10 मीटर पर सेकंड जो है लेने के लिए बोला, पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पे लेने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमको जो है एस बराबर निकालना पड़ेगा, यानी कि उसका दूरी कितना टोटल ट्रेवल कर रहा है 7 सेकंड में, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, टी चाहिए, यानी समय यहाँ पे 7 सेकंड दिया हुआ है। ए यानी कि ए जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल का काम करेगा, यानी जी हो जाएगा यहाँ पे, तो जी का वैल्यू भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिर्फ एस का, यू का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमको, एस निकालने के लिए, यानी कि जो इसका दूरी निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए हमको जो है यू की जरूरत, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की जो है जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यू निकालना पड़ेगा, यू तो यहाँ पे दिया गया है नहीं, तो इसलिए हमको पहले यू निकालना पड़ेगा। तो यू निकालने के लिए हम दूसरे समीकरण पे जाएंगे, किस पे जाएंगे हम लोग, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS में जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको एस दिया हुआ है, पहले वाला
पहले वाले केस में हमको एस दिया हुआ था तो हम यहाँ से एस ले लेंगे, जी भी हमको दिया हुआ है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी हमको मिल जाएगा, यानी कि जो इसका अंतिम वेग है वो भी हमको मिल जाएगा, कितना v का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि जब वस्तु को फेंका जाता है तो 80 मीटर की दूरी के बाद वो क्या होगा, शून्य पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो शून्य हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पे जो है शून्य हो जाएगा, उसके बाद वापस उसका जो है स्पीड में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको जीरो मिल जाएगा, तो जीरो हो जाएगा v का वैल्यू, और u का वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एस, यानी कि 2 का यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे जी का वैल्यू -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए -10 इंटू 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू -10 इंटू 80 करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब -1600 यानी कि उधर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 1600 आ जाएगा। तो u बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1600 हो जाएगा, और u बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू 1600 का अंडर रूट कितना होता है, 40 होता है, तो यानी 40 सेंटीमीटर जो है पर जो है यहाँ पे सेकंड का इसका क्या हो जाएगा, u निकल जाएगा। अब जब u निकल चुका है तो हम लोग क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, तो s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ GT² हो जाएगा। तो u के जगह पे 40 हो गया और t के जगह पे यहाँ पे कितना हो गया, 7 सेकंड में बोला गया है तो 7 हो गया, प्लस हाफ इंटू जी के जगह पे यहाँ पे -10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है जी जो है वो क्या हो रहा है, पृथ्वी से दूर की ओर, यानी सतह से दूर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जो है माइनस में होता है और पृथ्वी की ओर होने से प्लस में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है चिन्ह का इसका भी। उसके बाद टी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस में दिखेगा यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे 7 का 7 का पावर 2 मतलब 49 हो जाएगा, और 49 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, सॉरी यहाँ पे s बराबर क्या निकल जाएगा, s बराबर यहाँ पे वैल्यू कितना निकल गया, 280 में से 245 घटेगा तो 35 बचेगा, तो 35 मीटर जो है यहाँ पे s निकल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर जो है 1 न्यूटन बल के द्वारा जो है चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग कार्य की मात्रा यानी W बराबर क्या जानते हैं, F इंटू एस होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन कर देने से क्या निकलता है, उसका कार्य निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल कितना दिया गया है, 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और कितना मीटर का दूरी जो है यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, कितना दूरी जो है इसका, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 1 मीटर का यहाँ पे, तो इसलिए इसका गुना हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 तो 1, और ये वर्क जो है किस में होता है, या काम जो है किस में होता है, कार्य जो है जूल में होता है, तो 1 जूल जो है इसका कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को जो है रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, यानी कि जो है प्रजाति को जो बनाए, या प्रजाति की जो व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन को जो है रोकने के लिए ये जो प्रजनन बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में जो है, प्रतिरोधक में जो है 1.5 एम्पेयर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा यानी कि एच हीट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उष्मा ऊर्जा हो यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हीट बराबर यानी एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे आई के जगह पे कितना दिया गया है, 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 इंटू 1.5, और इसके जगह पे आर के जगह पे क्या दिया गया है, यानी कि प्रतिरोधक कितना है यहाँ पे 10 ओम का, तो 10 लिखेंगे, और गुना हो जाएगा समय कितना है यहाँ पे 1 मिनट, यानी कि इसको सेकंड में लिया जाता है, तो समय को सेकंड में ले लिए 60 सेकंड में। अब यहाँ पे ये जीरो कटा, ये जीरो कटता, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, जीरो से गुना होगा तो पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा। अब यहाँ पे 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा, और 225 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 1350। तो ये हीट जो है किस में होता है, जूल में होता है, तो 1350 जूल इसमें क्या होगा, इसका जो है ऊर्जा होगा निष्कासित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1350। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे जो है अलग करती है। तो ये जो है किसको अलग करती है, धातुओं को अधातु से। ठीक है, किसको अलग करती है, धातु को अधातु से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातुओं को अधातुओं से जो है अलग करने का काम करती है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये धातु को
अधातु से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन जो है क्या है, एक तरह का ये शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित क्या है, नियामक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शारीरिक प्रक्रियाओं को जो है प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक है। ठीक है, पादप हार्मोन जो है देखेंगे तो फाइटो हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन है और ये पौधों द्वारा उत्पादित रसायन है जो उनकी वृद्धि, विकास, प्रजनन प्रक्रियाओं, दीर्घायु और यहाँ तक कि जो है मृत्यु को भी जो नियंत्रित करने वाला काम कौन करता है, फाइटो हार्मोन का काम है। पौधों में मुख्यतः देखने जाएँ तो यहाँ पे 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, उसके बाद जो है साइटोकाइनिन, एथिलीन और जो है एब्सिसिक एसिड जो है, ये सभी जो है 5 क्या है, पौधों के प्रमुख जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं पौधों में। ऑक्सिन की बात करें तो यह जो है कोशिका वृद्धि, शीर्ष जो है प्रभुत्व में मदद करता है और यह झुकने से जो है उस रोकता है, पौधे को जो झुकने से भी रोकने का काम कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन का काम है। जाइलम विभेदन और पोषण जो है, यह पौधों के जो है घावों को उपचार को या घावों के जो उपचार को बढ़ाने के लिए भी ऑक्सिन हार्मोन का जिम्मेवारी होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का क्या होता है, साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन, शीर्ष प्रभुत्व जो है, उम्र बढ़ाने में देरी या उम्र को जो है बढ़ने में देरी, फ्लोएम परिवहन, लवणों का संचय, मादा फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह अत्यधिक तापमान और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। बात करें यदि जिब्रेलिन्स का तो यह जो है फल के आकार, अंतर नोडल बढ़ाव और जो है बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की बात करें तो यह पत्तियों को तोड़ने में मदद करता है और जो है बाष्पोत्सर्जन को कम करने, कैम्बियन गतिविधियों को रोकने और जो है सर्दियों के दौरान जो है बीज में कली की निष्क्रियता को जो है बढ़ाने में मदद करता है। यह बीज के विकास और परिपक्वता में भी सुधार करता है। ठीक है, उसके साथ में यदि बात करें तो फूल आने के प्रेरित यानी कि फूल को भी आने के लिए प्रेरित करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कैम्बियन पौधों के तनिक के चारों ओर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो है द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो है यह कैम्बियन गतिविधियों के नियमन और जो है नए जाइलम फ्लोएम ऊतकों के निर्माण में शामिल होता है। एथिलीन की बात करें तो यह तने के बढ़ाव को रोकता है और फलों को पकने को जो बढ़ाता है, फलों के पकने को बढ़ाता है और तने का जो है घेरा बढ़ाता है, पत्तियों के जीर्ण होने और विच्छेदन की गति को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें जो है एक है एथलीट का त्वरित वेग जो है अधिकतम होता है। ठीक है, तो कब जो है त्वरित ये जब भी जो है एथलीट दौड़ता है तो उसका त्वरण जो है या त्वरित वेग जो है सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है, तो वृत्ताकार पथ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ पर जब दौड़ता है तो उसका त्वरित वेग जो है क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य जो है से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरी आवर्त के जो है तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो तीसरे जो आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में जो है एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। कौन कौन से जो यहाँ पे संयोजी ऊतक हैं, तो हड्डी यहाँ पे संयोजी ऊतक है, कोशिका, मांसपेशी, रेशे ये सभी जो है संयोजी ऊतक नहीं है। हड्डी के अलावा और कौन कौन से जो है संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो स्पेशलाइज जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है इंक्लूड एडिपोज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बसी ऊतक, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, बोन यानी कि हड्डी, ब्लड यानी कि रक्त और जो है लिम्फोसाइट टिश्यू ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। क्या होता है, पानी से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो ओपेरिन का सिद्धांत जो है ये रासायनिक विकास पर संबंध यानी कि उसका सिद्धांत जो है किस पर संबंधित था, रासायनिक विकास पर यानी कि केमिकल इवोल्यूशन पर संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके जो है निम्न धातुओं में से किसको जब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन का उपयोग करके जो है या उसका अपचयन करके जो है इसमें से सोडियम को नहीं बनाया या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 न्यूटन का एक बल जो है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का जो है यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग W बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे W जो है कितना दिया गया, 20 जूल का दिया हुआ है, तो 20 लिखेंगे यहाँ पे। एफ यहाँ पे बल कितना दिया गया, 20 न्यूटन का दिया गया। विस्थापन यहाँ पे 2 मीटर का दिया गया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल हमको ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा यहाँ पे। अब इसको 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1/2। क्या बचेगा, ये 2 जो है इधर चला जाएगा, तो इधर तो 1 बचा हुआ है और ये गुना के रूप में था तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या दिखेगा, कॉस थीटा दिखेगा। अब जब थीटा बराबर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू कब जो है 1/2 होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है कब 1/2 होता है, तो 60 डिग्री। यानी जब थीटा का वैल्यू हम लोग 60 डिग्री लेंगे तब जाके यहाँ पे कॉस जो है कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। यानी थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस जो है 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मीन्स यहाँ पे थीटा या कोण जो है यहाँ पे कितना है, बल और विस्थापन के बीच में 60 डिग्री का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्वनि की दृढ़ता और जो दोहराए प्रतिबिंब का जो है परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है प्रतिध्वनि या रिवर्बरेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुिकता या एटोमिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये प्लांक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, यानी कि व्हाई डोज ए स्प्रिंटर कीप रनिंग इवन आफ्टर क्लोजिंग द फिनिशिंग लाइन। तो ये जो है क्या करता है, अपने गति की जड़ता को ये बनाए रखने के लिए आगे जो है बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गति की जड़ता उसे जो है आगे बढ़ा देती है उसे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित गैसों में से जो है किसकी वजह से ब्रेड या केक जो है फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य आपको बताना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मौसम पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ध्वनि का वेग जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, ये आपको बताना है। तो मौसम पर निर्भर नहीं करता है क्या, सर्दियों का तुलना में जो है गर्मियों में कम होता है ध्वनि का जो वेग, या सर्दी और गर्मियों में एक समान वेग होता है ध्वनि का, और सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक जो है क्या होता है, ध्वनि का वेग होता है। इनमें से कौन सा यहाँ पे राइट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक जो है क्या होता है, वेग होता है ध्वनि का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार जो है प्रकृति में, यानी न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसके नियम के अनुसार जो है क्या होता है, प्रकृति में कितने तत्व उस समय मौजूद थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 तत्व थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है 50 क्वेश्चंस जो हम लोग सेट 6 में कवर किए। अब हम लोग जो है साइंस के ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी एएलपी जो है या टेक्नीशियन 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन जो है ये सेट बाय सेट आते रहेंगे। तो अब 6 कंप्लीट हुए, अब 7 में हम लोग इंटर करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।